हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेपायस। दोस्तों, फिर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और इस वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं 5 बजे, क्योंकि हमें पता है कि 5 बजे तक अपना न्यूज़पेपर आप पढ़ चुके होते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपके करंट और बेसिक का पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन किया है। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर जो स्कीम है उसको बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो और वैसे ये है एक्ट, ठीक है, 2005 में चलाया गया था, आप सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पे भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही जाएंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। अगर हमें इनकरेक्ट पता चल जाता है तो करेक्ट की तरफ हम लोग खुद ही चले जाते हैं। जैसे अगर आपको सक्सेस पाना है तो सक्सेस का रास्ता जो है वो फेलियर से होके जाता है, इसलिए आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट का रास्ता है वो भी इनकरेक्ट के थ्रू ही होके जाता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्कीम गारंटीज 200 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड लेबर्स। देखिए दो कीवर्ड है यहाँ पे, एक है आपका 200 डेज और दूसरा कीवर्ड है अनस्किल्ड लेबर्स। अगर आपको मनरेगा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है पहले से, तो यू शुड नो कि यहाँ पे इट प्रोवाइड्स गारंटी नॉट फॉर द 200 डेज बट ओनली फॉर द 100 डेज, ओनली फॉर द 100 डेज। हाँ, और ये वाला करेक्ट है, अनस्किल्ड लेबर को ही प्रोवाइड कराता है। अगर आपने बीटेक एमटेक डिप्लोमा है ना और आईटीआई वगैरह किया हुआ है तो आपको अनफॉर्चुनेटली मनरेगा के अंदर काम नहीं मिलेगा, और भगवान ना करे आपको एमटेक बीटेक और डिप्लोमा करने के बाद ही मनरेगा के अंदर काम करने की जरूरत पड़े। दिस इज ओनली फॉर द अनस्किल्ड लेबर्स, ठीक है। चलिए तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर एक तो नहीं होना चाहिए, तो लेट्स फाइंड आउट के इनकरेक्ट मेथड के थ्रू हम यहां पे पहुंच सकते हैं क्या। इसके अंदर एक है डी के अंदर, तो दिस इज एब्सोल्युटली है ना, इसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे। सी के अंदर भी 1 दिया हुआ है, इसके अंदर भी इनकरेक्ट कर देंगे। ए के अंदर भी 1 दिया हुआ है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज द स्टेटमेंट जिसके अंदर 1 नहीं दिया हुआ है, सो दिस इज द राइट और करेक्ट आंसर। आपको लग रहा होगा सर ये तो आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे यूपीएससी में भी आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे अगर आपको पता होगा कि ये चीज इनकरेक्ट है, आप करेक्ट तक 100% पहुंच जाते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब भी आपको, इसीलिए कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेपरेशन के दौरान क्या एलिमिनेट करना है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्या मटेरियल अननेसेसरी है, कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए भी आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तभी भैया आपको पता चलेगा कि इनकरेक्ट है, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज रहोगे। इट वाज 200 डेज, 300 डेज, 100 डेज, अनस्किल्ड। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप इनकरेक्ट तक भी तभी पहुंच सकते हो। तो इनकरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सर हम लोग को तैयारी नहीं करना है, तैयारी तो पूरी करना है, इनकरेक्ट के लिए ज्यादा तैयारी करना है बल्कि, ठीक है। चलिए सो दैट इज द थिंग। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कहता है। वैसे आंसर हमें पता चल गया है कि अंडर द स्कीम एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरीज हैव टू बी वुमेन। वेरी गुड। मनरेगा जो है ग्रास रूट लेवल पे वीमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, तो 1/3 जो है यहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज वीमेन आर द बैकबोन ऑफ आवर रूरल इकोनॉमी, and if we are empowering them it means we are empowering Indian economy and as a whole जो है वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये प्रमोट करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। तीसरा क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड सेपरेट बजट heads to the SC and ST categories under the this scheme from the financial year 2021-2022। देखिए ये है जो स्टेटमेंट जो अभी करंट अफेयर का पार्ट है, इसीलिए क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है। 2021-2022 में गवर्नमेंट ने जो वेज देती है, जो मतलब जिसको हम लोकल भाषा में दिहाड़ी बोलते हैं ना, जो वेज मिलता है लोगों को, अभी उसको हम लोग क्या कर रही है, सरकार उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही है। मॉडिफाई इन द सेंस कि जो एससी कैटेगरी है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इनकी डिटेल्स जो है वो अलग से मांगी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट को और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी बेनिफिशियरी होते हैं मनरेगा के अंदर, वहां पे एक अलग से लिस्ट बनाई जाए, एससी के लिए अलग से, एसटी के लिए अलग से और दूसरे कैटेगरीज के लिए अलग से, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि जो पैसा वो लोग दे रहे हैं वो किस तरह से कास्ट बेस्ड जो है वो
डिवाइड हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इससे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी डेफिनेटली। ऑलरेडी मनरेगा के अंदर जो है ये वेद सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। वो कहती है कि इससे हम लोग जो है जो वीकर सेक्शन है उनको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है जब स्कीम आएगी तो इसका आउटकम क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट ना सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए मतलब इन द सेंस कि जो मेरे जैसे भाई बंधु लोग हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं, है ना, हम लोग दिल्ली में किराए पे रहते हैं पिछले 8-10 साल में। लैंडलॉर्ड के साथ, लैंड जो ओनर होता है उसके साथ काफ़ी लफड़ा चलता है, जो टेनेंट्स होते हैं जो किराएदार होते हैं उसको लेके जो है ये एक एक्ट बनाया गया है। आपको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली जरूरत है कि ये है मॉडल टेनेंसी एक्ट। जो लैंड है ना ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकता। सेंटर इसमें एक्ट नहीं बना सकता बिकॉज ये स्टेट लिस्ट में आता है। आपको पता है ना, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ सेंटर बना सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ स्टेट बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकते हैं, है ना, आपको ये सब चीजें पता होगा। तो जो लैंड होती है ना, लैंड जैसे एग्रीकल्चर लैंड, ये सब ना स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन सरकार जो है एक सजेस्ट कर सकती है मॉडल एक्ट कि देखो ये मेरे लिए मैंने मॉडल एक्ट बनाया है, अगर किसी स्टेट का मन करे तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट में लॉ बना सकते हो, एक्ट बना सकते हो, है ना। जैसे मॉडल एपीएमसी एक्ट होता है जो मंडीज के लिए होता है, इस तरह से मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया है सरकार ने, प्रपोज किया है। और देखते हैं फ्यूचर में कौन कौन से स्टेट इसके अकॉर्डिंग अपने एक्ट को बनाते हैं। सो दिस इज द मॉडल टेनेंसी एक्ट। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या होता है। चलिए क्या क्या प्रोविजंस यहां पे किए गए हैं, ठीक है, देखिए पहला प्रोविजन ये है कि द एक्ट एम्स to bridge the trust deficit between tenants and the landlords by clearing delineating their obligations। अभी लोगों को यही नहीं पता होता कि टेनेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लैंड ओनर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हाँ जी, आप आए किराए पे मकान दिया, चलो ओके बाय बाय, बाद में दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होता है मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में, है ना। तो ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, द टेनेंट विल हैव टू सबमिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। फॉर द रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस, मतलब जहां पे अगर रहने के पर्पज से अगर ले रहे हैं तो 1 महीने का देना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए अगर ले रहे हैं तो आपको 3 महीने का देना पड़ेगा। ये इस एक्ट के अंदर बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक्ट को पढ़ो थोड़ा सा, उसने बोला है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपको कम से कम 2 महीने का या इससे ज्यादा का देना पड़ेगा, 2 महीने का तो मिनिमम है, और कमर्शियल पर्पस के लिए आपको 6 महीने का देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने वहां पे लाइब्रेरी बनानी है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से। दिस के अंदर 2 दिया हुआ है, इट इज कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड, इट कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन सी, मतलब 1 एंड 4। 1 तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 4 भी देख लेते हैं क्या कहता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर लड़ाई झगड़ा होता है दोनों के बीच में बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, अ रेंट अथॉरिटी, अ रेंट कोर्ट वुड बी अवेलेबल फॉर द स्पीडी रेजोल्यूशन, है ना। मकान मालिक को बड़ा जल्दी से कमरा खाली करवाना है, टेनेंट को भी बड़ा जल्दी से जाना है, अगर वो उसी झगड़े में पड़े रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इससे अच्छा है कि एक रेंट अथॉरिटी बना दी जाए, रेंट कोर्ट बना दिया जाए, ताकि इनके झगड़े को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करो और इनको भैया फ्री करो, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 3 क्या कहती है, अंडर दिस एक्ट द लैंड ओनर वुड गिव अ नोटिस इन राइटिंग 1 मंथ बिफोर रिविजिटिंग। नहीं भैया, 3 महीने का रेंट आपको देना, आपको पहले बताना पड़ेगा कि देखो मैं रेंट को बढ़ा रहा हूं, तो 3 महीने का नोटिस आपको कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई रिपेयर करवानी है, कोई पेंटिंग करवानी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लैंड ओनर की ही होगी, टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वो, ठीक है। और उसके अंदर घुसने के लिए पहले 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा लैंड ओनर को। अगर मेरे घर के अंदर लैंड ओनर को आना है तो पहले बताना पड़ेगा मुझे एडवांस में 24 घंटे पहले, है ना। सो ये कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं, टेनेंट के लिए भी कुछ अच्छे हैं, कुछ लैंड ओनर के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, देखते हैं कौन कौन सी स्टेट इसको अप्लाई करती है। मैं तो यही बोलूंगा कि दिल्ली को सबसे पहले इसको बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मनरेगा वाली पिक्चर मैंने वैसे ही डाल दी थी, क्योंकि वीमेन पार्टिसिपेशन आपको पता ही है 1/3। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। जैसे ही इसका नाम आता है आपको पता होना चाहिए कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है,
दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 93 में एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द पार्लियामेंट एक्ट। क्योंकि 92 में के अंदर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वहां पे ह्यूमन राइट्स की जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसका मेंबर बना था। उसको रेक्टिफाई करने के लिए इंडिया के पार्लियामेंट में एक्ट लेके आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक्ट लेके आए थे। ह्यूमन राइट किसकी बात करते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको पता है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा गूगल करिए एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ओवरलैप करेंगी, लेकिन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये कई बार, ठीक है, कि ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट और फंडामेंटल राइट, इनमें क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखोगे, आपके लिए होमवर्क मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ, आप इसको लिख लो कहीं ना कहीं, इस क्लास के बाद में थोड़ा सा गूगल कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्या कहता है ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ये? द चेयरपर्सन इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट्स ऑल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत के अंदर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका जो चेयरपर्सन है वो तो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, अभी सिटिंग जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिटिंग और नहीं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर हो चुका है, लेकिन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से नहीं चलेगा। ठीक है, नोट द हाई कोर्ट लिख देता हूं यहाँ पे, नोट हाई कोर्ट, या तो जज होगा रिटायर या फिर चीफ जस्टिस रिटायर्ड होगा। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द एनएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय फॉर 3 years टिल द एज ऑफ 70 years, टिल द एज ऑफ 70 years। ठीक है, देखिए जो चीफ जस्टिस होते हैं या जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर होते हैं। ठीक है, रिटायर होने के बाद 65 पे तो वो रिटायर होते हैं, है ना। 65 से रिटायर होने के बाद उनके पास बचते हैं 5 साल, तो 70 साल की उम्र तक वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एज लिमिट 70 रखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट अ कमिटी ऑन द अपॉइंटमेंट। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गया। चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए एक 6 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, 6 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो चेयरपर्सन को सिलेक्ट करता है। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है इस कमेटी को जो है चेयरपर्सन होते हैं, मतलब इसको हेड करते हैं, और हमारे होम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, हमारे राज्यसभा के जो है वाइस चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर की कमेटी होती है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को सिलेक्ट करती है। नोट द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, सो दिस स्टेटमेंट कैन बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट में 3 नहीं होना चाहिए, इसके अंदर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो दिस कैन बी रिजेक्टेड, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लक्ष्मीकांत का टॉपिक है, दिया हुआ है उसमें, आपको अभी क्लास के बाद एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप ही पढ़ लोगे। ठीक है, मस्ती नहीं करनी है क्लास के बाद, पढ़ना है इसको जाके लक्ष्मीकांत से। चलिए जी, 4 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज फ्रीक्वेंटली यूज ड्यूरिंग द करंट कोविड पेंडेमिक। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप इतना ज्यादा न्यूज़पेपर में कोविड-19 से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हो, आपको पहले ही बहुत सारी टर्म्स फैमिलियर होंगी, लेकिन जब एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो आप 110% कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। देखिए एक टर्मिनोलॉजी क्या है, वो है आर नोट। ठीक है, आर नोट इज द रिप्रोडक्शन नंबर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गेटिंग इन्फेक्टेड ड्यू द सस्पेक्टेड पॉजिटिव इंडिविजुअल। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव हूं, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आर नोट क्या डिनोट करता है कि मैं कितने पर्सन्स को अपने आसपास इन्फेक्ट कर सकता हूं। मैं 2 लोगों को कर सकता हूं, 4 लोगों को कर सकता हूं, 10 लोगों को कर सकता हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ आर नोट। आर नोट जितना ज्यादा होगा पेंडेमिक उतना ही ज्यादा फैलेगा, क्योंकि 1 पर्सन कैन इन्फेक्ट मैनी अदर पीपल। आर नोट कम होना चाहिए, वैसे तो 0 ही होना चाहिए, भगवान की दया से ना फैले, बट जितना कम होगा, जितना 0 के क्लोज होगा, उतना ही बढ़िया होता है। ठीक है, सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप मई के महीने की बात करो, इस महीने की बात करो, पिछले महीने की, मतलब इंडिया का जो आर नोट की वैल्यू थी वो थी 1.21, जो अभी घट के थोड़ी सी 1.11 पे आ चुकी है।
इसका मतलब पेंडेमिक अभी इंडिया के अंदर जो सिचुएशन थी, जो पीक था सेकेंड वेव का, वो कम हो रहा है और इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 1। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार तो ये जो है 2.5 पे भी चला गया था, वेरी एक्सट्रीम, है ना, जब पीक पॉइंट पे था। सो डेफिनेटली दिस वन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके अंदर तो 1 नहीं दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे, है ना, वैसे भी रिजेक्ट करेंगे। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन्फेक्शन फर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग in all infected people in a particular population. Okay, this does not include those who might have the COVID-19 infection but have not been tested for it. देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ना फर्टेलिटी रेट, मतलब कितने लोग, मृत्यु दर जिसको अगर हिंदी में बोलते हैं फर्टेलिटी रेट, जितने लोगों ने टेस्ट कराया, मान लो 100 लोगों ने टेस्ट कराया, 100 लोगों में से अगर 3 लोग अगर मर गए, ठीक है, इसका मतलब फर्टेलिटी रेट कितनी है, 3% है। ठीक है, अब मान लो दूसरे 100 लोग हैं जिनको कोविड था लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, क्या इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। जिन्होंने टेस्ट कराया है, उनकी डेथ हुई है, वो तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन ऐसे लोग जो मर गए हैं कोविड से, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है लेकिन जिनको सिम्टम्स थे, जिनको बाद में पता चलता है कि इनको कोविड था, उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है ना, दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब ये वाला पार्ट, इट डज नॉट इंक्लूड, ये नोट नहीं होना चाहिए था यहां पे। अब एक चीज देखो आप, जो लोग कोविड से जिन्होंने टेस्ट कराया उनकी डेथ हो गई, वो तो चलिए हो गया केस, ठीक है, उसको तो हम लोग इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और वो मर गए हैं कोविड से? तो दिस इज नॉट वेरी रिलायबल थिंग ना। रिलायबल वो होता है जिसमें हम लोग उन्हीं लोगों को जिन्होंने टेस्ट करवाया और जो पॉजिटिव आए, इन पॉजिटिव में से कितने लोगों की डेथ हुई, दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। और एक्चुअली यही ज्यादा जो है इंक्लूड किया जाता है, जिसे कहा जाता है केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट कहा जाता है जिसको, ठीक है, CFR, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे जिसे बोला जाता है CFR। तो CFR और IFR मतलब इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट, दोनों में फर्क होता है। FIR IFR इज नॉट वेरी मच रिलायबल, CFR इज वेरी रिलायबल, बिकॉज हमारी लेबोरेटरी के पास और हॉस्पिटल्स के पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड होता है कि कितने लोग पॉजिटिव हुए थे, उसमें से कितने लोग मारे गए हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है थर्ड स्टेटमेंट में, द पॉजिटिविटी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु टेस्ट पॉजिटिव अमंग ऑल दोज हु आर टेस्टेड अमंग दोज। डेफिनेटली जितने लोग टेस्ट किए गए हैं टोटल, उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, अरे उसी को तो पॉजिटिव परसेंटेज रेट बोलते हैं ना, पॉजिटिव रेट। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड करेक्ट नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, तो ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द राइजिंग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे, ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल इंपैक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा इंडिया का, अरे बिल्कुल बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो आप डेली और मंथली बिजनेस करते हो, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो बैलेंस होता है उसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट मतलब जो चल रहा है, एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। करंट अकाउंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है। इंडिया जो है 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब हम तेल इंपोर्ट करते हैं, और अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो डेफिनेटली इंडिया का जो बिल आएगा, जो इंपोर्ट बिल आएगा, वो भी बढ़ेगा। और जब इंडिया का इंपोर्ट बिल आएगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके करोगे यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव में ही आएगा, है ना, मतलब इंडिया की देनदारी बढ़ जाएगी। इंडिया नीड टू पे मोर इफ प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इंक्रीजेस। तो डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट ही हो गई। कैन लीड टू इन्फ्लेशन, भैया जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं उन सबका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फाइनली कॉस्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन तो लीड होगा ही होगा, है ना, सारी चीजें वहीं से शुरुआत होती है। चलिए जी, इट इंक्रीज टू द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सरकार की इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। क्रूड ऑयल का जब प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब चीजें महंगी हो जाएंगी, है ना।
जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और भी जो चीज़ें होती हैं, पावर हम लोग जनरेट करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, है ना, तो वो सब बढ़ जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब इंडिया का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इनकम तो जो है वो है, लेकिन खर्चा बढ़ गया है ना, क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से, तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। व्हाट अबाउट द फोर्थ स्टेटमेंट, डिक्रीज परचेजिंग पावर अमंग द, अरे भैया जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा ना, और आपकी जेब से अगर ज्यादा पैसा जाएगा मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। पहले जो एक दर्जन बनाना लेने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ते थे, इन्फ्लेशन की वजह से वही एक दर्जन बनाना लेने के लिए आपको 70 रुपए 80 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, आपकी जो जेब में पैसा था अभी वो कम चीजें खरीद पा रहा है ना, तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर विल बी डिक्रीज। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इट इसका मतलब है आंसर इज डी। इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है आपका, इकोनॉमी का, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक। लेकिन क्योंकि आपको ऑलरेडी इन्फ्लेशन के बारे में पता है, वो सी चीज आपने पढ़ रखी है, सो दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट इट। वाई? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।